विल बी स्टार्टिंग विद पाइथन। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकंड सैटरडे को भी यही जारी रहेगा पाइथन का, ठीक है। बिकॉज वी मस्ट स्टार्ट दैट पार्ट ऑल्सो बिकॉज कैरीज 50 मार्क्स, 50 मार्क्स है उसमें। उस पार्ट को भी हम कैरी आउट करेंगे। प्रैक्टिकल है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। उसके लिए जो पाइथन का जो प्रोग्रामिंग है दैट वी विल स्टार्ट टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दैट ऑन सेकंड सैटरडे एंड एज यूजुअल फिर जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, ठीक है। हाँ, नियरली सेम टाइम ही रहेगा, कोई दिक्कत है क्या भाई? सुबह नहीं लेंगे, सुबह तो आप लोग नींद में रहते हैं ना, सब लोग रहते हैं नींद में। एक और मित्र आने वाला था, वो कहाँ गया? एक और मित्र आने वाला था, उस मोड़ से कहाँ गया? हाँ? बादल बादल ओके स्टार्ट करेंगे, लेट अस स्टार्ट। अगर किसी का नंबर है उसके पास एक बार रिमाइंड करा दो उसको, एक बार थोड़ा रिमाइंड करा दो, द क्लास हैज बीन स्टार्टेड बस। कौन एब्सेंट है आज? ये शगुन एब्सेंट है, और कौन 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 कुशल? अच्छा अच्छा, बात अरे फोन मत कर, मैसेज मैसेज भेज के छोड़। ठीक है, छोड़ दो, बोलो नहीं जाए। चलो अभी स्टार्ट करेंगे, बहुत हुआ। प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामेबिलिटी, ये तीन चीज होती है, इसको जरा समझेंगे हम लोग पहले। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये टॉपिक आपको 11 में भी मदद करेगा इन केस अगर आप कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना चाहोगे आगे तो, ओके, दैट विल हेल्प यू देयर। सो प्रोग्रामिंग इन पाइथन, आ जाओ थोड़ा इधर आ जाओ, आराम से बैठो, आराम से बैठो। सो प्रोग्रामिंग इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम क्या चीज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोग्राम? सर, अ कोड दैट इज रिटन टू ऑर्डर द कंप्यूटर समथिंग। व्हाट इज अ प्रोग्राम? मतलब घूमने का प्रोग्राम बनाया गया, घूमने का प्रोग्राम बनाया गया। और ऐसे क्या, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? हाँ हाँ, a plan to do something, right? So programming is a certain type of planning that you do, है ना? आप कुछ प्लानिंग करते हो कुछ करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम, राइट? सो पहली बात तो ये समझ लो कि कंप्यूटर जो है वो एक डम मशीन है, राइट? कंप्यूटर इज अ डम मशीन, इट डज नॉट नोज एनीथिंग ऑफ इट्स ओन। अपने से वो नहीं कर सकता है कुछ भी, उसको समझ में नहीं आता है कुछ भी, है ना? हम लोग एआई पढ़ रहे हैं जो कि कंप्यूटिंग का सबसे हाईएस्ट फॉर्म, हम लोग एआई पढ़ रहे हैं जो कि कंप्यूटिंग का सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। डोंट कंफ्यूज दिस प्रोग्राम विद एआई प्रोग्राम। क्या लगता है? इस प्रोग्राम को एआई प्रोग्राम से कंफ्यूज मत करना। एआई प्रोग्राम आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल का जो प्रोग्राम होता है वो एआई प्रोग्राम्स होते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, हम लोग उस प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसपे नॉर्मली प्रोग्रामर्स काम करते हैं।
जैसे नॉर्मल सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन सब का जो प्रोग्रामिंग होता है उनके बारे में हम बात। तो बेसिकली प्रोग्राम क्या चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम? सिंपल सी बात है, कंप्यूटर अपने से कुछ नहीं कर सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट डू ऑफ इट्स ओन। अभी आप वो एआई को मत भिड़ा देना यहाँ पे कि सर एआई कंप्यूटर तो अपने से भी सोच सकता है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज ओके, है ना। बट एज जनरली जो कंप्यूटर हमारे घर में यूज होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, मैं उसकी बारे में बात कर रहा हूँ, वो अपने से सोच नहीं सकता है। उसको सोचवाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको सोचवाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके अंदर क्या डालना पड़ता है? कंप्यूटर तो खुद एक हार्डवेयर है ना। अरे कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सब तो हार्डवेयर है ना। इस हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है। वो जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में लिखा क्या रहता है? व्हाट इज दैट सॉफ्टवेयर? देखो सॉफ्टवेयर आता है, सीडी में आता है या पेनड्राइव में आता है, उसको लोड करना पड़ता है ना, अपलोड करना पड़ता है। अगर ऐप होता है तो इंस्टॉल करते हैं, ऐप स्टोर से हम इंस्टॉल करते हैं, यही ना। तो सॉफ्टवेयर में लिखा क्या रहता है? प्रोग्राम्स। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर आर नथिंग बट इट इज बंच ऑफ प्रोग्राम्स रिटन, है ना, जो कि एक बंच ऑफ प्रोग्राम्स है जिसको लिखा जाता है, लिख कर रखा जाता है और कंप्यूटर को फीड किया जाता है। अब उस प्रोग्राम को पढ़कर कंप्यूटर क्या करता है? व्हाट इट डज, एक्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अनुसार वो काम करता है। जो काम उसको करवाना है कंप्यूटर से, उस प्रोग्राम के अनुसार वो उसको काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर की हार्डवेयर। तो हार्डवेयर अपने आप नहीं चल सकता है, उसको सॉफ्टवेयर की जरूरत है। और सॉफ्टवेयर क्या है? दैट इज नथिंग बट प्रोग्राम्स। जरा ध्यान देंगे सब लोग, सॉफ्टवेयर जो है वो खुद में क्या है? प्रोग्राम्स है। दे आर स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स जो कि सबको कंपोजिट कर एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएगा। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इज द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर हैज, है ना। विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सबसे लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर होता है। या फिर आपका आईओएस, एप्पल में आईओएस, या फिर मैक ओएस या लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। दीज आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर में सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है, जो कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। जैसे इस टीवी में भी, ये स्मार्ट टीवी है, इसको स्मार्ट बनाने के लिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है ना, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है। ये सैमसंग का टीवी है, सैमसंग में एंड्रॉइड नहीं आएगा। सैमसंग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइजन, दैट्स कॉल्ड टाइजन, TIZEN, टाइजन। टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे काम कर रहा है ना, जो कि प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स को क्या करता है? अपने में लोड करवाने देता है और मेमोरी को भी मैनेज करता है। इसका कुछ इंटरनल मेमोरी भी होगा अंदर, तो सबको वो फीड करके मेमोरी को मैच करता है और प्रोग्राम्स में आपके प्रेफरेंसेस को भी सेव करके रखता है, पासवर्ड्स को सेव करके रखता है, एक्सेट्रा बहुत सारा काम। तो कहने का मतलब क्या आ गया? बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर किसी काम का नहीं। एवरी हार्डवेयर नीड्स सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी ऑपरेटेड। अब ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ये इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में आता है? जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो किस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन को समझता है? बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं एक हार्डवेयर किस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन को समझेगा? बाइनरी। कोई हार्डवेयर है, मान लो एक हार्डवेयर है, स्पिन करना है उसके उसके जैसे सीडी ड्राइव को निकालना है और बंद करना है ना हार्डवेयर। तुम बटन टिपोगे, ऐसे सॉफ्टवेयर में प्लेयर MP3 प्लेयर का इजेक्ट बटन टिपोगे, सीडी क्या होगा? बाहर आ, फिर इजेक्ट मारोगे तो अंदर चला जाए। तो वो जो हार्डवेयर ऑपरेट कर रहा है, उसको करने के लिए उसको किस लेवल का इंस्ट्रक्शन चाहिए हो? जो हार्डवेयर जो इजेक्ट कर रहा है, निकल रहा है बाहर और अंदर जा रहा है, वो किस 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 तरीके से जा रहा होगा और अंदर बाहर कर रहा होगा? बताओ। बटन तो तुम दबा रहे हो सॉफ्टवेयर में ना यार, हार्डवेयर कैसे निकल रहा है बाहर? इजेक्ट आउट कैसे हो रहा है? प्रोग्राम डिटेक्ट कर उस पर क्या लगा है उस हार्डवेयर में जिससे कि वो बाहर आ जा रहा है फिर अंदर चला जा रहा है? सिस्टम तरीके से बनाया गया है। कोई भी मशीन को ऐसे अंदर बाहर रोटेट करने के लिए क्या लगता है? मोटर। हाँ, उसमें मोटर लगा हुआ है। अब वो मोटर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये अंदर जाएगा, मोटर अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो बाहर आएगा, है ना। उसमें एक मोटर लगा हुआ है छोटा सा, वो मोटर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो अंदर की ओर जाएगा, क्योंकि उस मोटर में क्या चिपकाया हुआ है? एक तरह का एक टेप चिपकाया हुआ है जो कि उसको खींचता है अंदर की तरफ, और जब ऐसे खुलेगा तो बाहर की तरफ चलता है। तो दोनों पर्पस, लेकिन उस मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए क्या चाहिए? बैटरी या पावर, पावर का खेल चाहिए, राइट। सॉफ्टवेयर में मत आओ, अभी सॉफ्टवेयर एकदम हाईएस्ट चीज है, हम लोएस्ट लेवल पे बात कर रहे हैं, हार्डवेयर लेवल पे बात कर रहे हैं। तो कौन सा करंट चाहिए उसको? अब वो भी कैसा करंट चाहिए?
कैसा करंट? अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, जो एक बार जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और एक बार क्लॉकवाइज। तो इस करंट को कंट्रोल कौन करेगा? ये जो करंट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कौन करेगा अंदर? तो जो मोटर घूमेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसको कंट्रोल कौन करेगा उस करंट के फ्लो को? सर्किट। उसका जो सर्किट है ना, छोटा छोटा चिप होता है ना, सर्किट होता है जो कि उसमें लगा रहता है, वो करंट को के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो अल्टीमेटली कोई भी हार्डवेयर किसके खेल के ऊपर निर्भर है? उसका पर्पस, कोई भी हार्डवेयर का वर्किंग किसके ऊपर निर्भर है? फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट इज नथिंग बट इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पढ़े हो ना? इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, तब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट बहता है। ये पढ़े हो ना? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कोई भी सर्किट चलता है। समझ में आया? तो सर्किट का जो कंपोनेंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। उसके कंट्रोलिंग के कारण जो है मोटर। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे सॉफ्टवेयर का रोल कहाँ आया? अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट के थ्रू से कैसे जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से, क्योंकि अभी तक तो आप सब चीज हार्डवेयर से बताए, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो से ही मोटर को निकलना है, बाहर अंदर आना है, तो फिर सॉफ्टवेयर का जरूरत क्या है? सर कितना कब भेजना है वो सब। हाँ, वो कब भेजना है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कंट्रोल करना है, वो चीज सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर उसको बताता है कि कौन से सर्किट को एक्टिवेट करना है। अच्छा, सॉफ्टवेयर कैसे बताता है इस चीज को? सॉफ्टवेयर किसके साथ बात करता है? सॉफ्टवेयर जो है वो किसके साथ बात करता है, जाकर किसको इंस्ट्रक्शन देता है? क्योंकि हार्डवेयर से डायरेक्ट बात नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, याद रखो। हार्डवेयर हमेशा क्या समझ रहा है? लैंग्वेज ऑफ वोल्टेज। लैंग्वेज ऑफ वोल्टेज समझ रहा है सॉफ्टवेयर हमेशा। हार्डवेयर हमेशा लैंग्वेज ऑफ वोल्टेज समझ रहा है। तो सॉफ्टवेयर किसके पास जाकर ये बोलेगा, काम करवाने का कोशिश करेगा? सीपीयू। सीपीयू के पास सॉफ्टवेयर जो है अपना लोडिंग करेगा और अपने अपनी बात को समझाएगा सीपीयू को। सीपीयू बोलेगा ओ अच्छा तुम्हारा ये बात है, ठीक, हम समझ गए तुम्हारा बात, लेट मी चेक। उस हार्डवेयर से बात कर रहे हैं, सीपीयू तुम्हारा बात समझेगा। समझने के बाद सीपीयू जो है वो वोल्टेज भेजेगा किसके पास? एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज भेजेगा किसके पास? किसके पास? उस हार्डवेयर डिवाइस के पास। जो हार्डवेयर डिवाइस लगाए हो, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, जो भी हार्डवेयर डिवाइस, उसके पास सीपीयू अपना एक कंट्रोलिंग वोल्टेज भेजेगा। सीपीयू भेजेगा वो वोल्टेज, करंट वोल्टेज, और उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन सीपीयू को आदेश देने के लिए आपको क्या लगेगा? एक सॉफ्टवेयर की जरूरत। तो बेसिकली इस तरह से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में क्या करता है? संबंध बनाकर, स्थापित कर वो आपस में कोऑर्डिनेट कर ये काम करता है। इट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड दे डू द टास्क। ओके, तो आप जो सॉफ्टवेयर लिखते हो, वट एवर यू राइट द सॉफ्टवेयर, आप जो भी प्रोग्राम भेज रहे हो कंप्यूटर को, वो पहले कहाँ जाकर एब्जॉर्ब हो रहा है? सीपीयू। वो पहले जाके मेमोरी में लोड हो रहा है। आप समझ लो, पहले इसका इसका ये चीज, ये बहुत फंडामेंटल में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर फंडामेंटल में। अभी मैं उतना पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत कुछ निकल जाएगा, हमें प्रोग्रामिंग सीखना है जल्दी। कंप्यूटर फंडामेंटल के अनुसार आप जब कोई भी चीज इंस्ट्रक्शन देते हो, तो सबसे पहले वो कहाँ जाकर लोड होता है? मेमोरी में। सबसे पहले कंप्यूटर के मेमोरी में जाकर लोड होता है। मेमोरी से वो चीज कहाँ शिफ्ट होता है? सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू में भी एक मेमोरी है, कैशे मेमोरी, वहां लोड होता है। सीपीयू के पास अपना मेमोरी है, इसको कैशे मेमोरी कहते हैं, वहां लोड होता है। कैशे मेमोरी जस्ट लाइक ऐसा है जैसा कि आप के घर में करोड़ों, आप करोड़पति हो, करोड़ रुपया है आपके घर में, चाय पीने जाओगे तो 1 करोड़ रुपया लेके जाओगे क्या? चाय पीने जाओगे, बाहर निकलोगे तो क्या करोगे? उस करोड़ रुपया में से थोड़ा निकाल कर लेके जाओगे, और वो भी कैलकुलेटेड निकाल कर लेके जाओगे, इतना ही लगेगा हमको। मान लो तुम रानाघाट घूमने जा रहे हो, तो तुमको पता है कि हमको, ओके सुनो, आप घूमने जा रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, तो आपको पता है कि दैट यू विल नीड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, है ना? 4 दिन रहना है, हर दिन 800 रुपए करके खर्चा है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 3200 हमको लेके जाना, प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस लगेगा 500 रुपया, और एक्सीजेंसीज के लिए 1000 रुपया एक्स्ट्रा और रखें, मैक्सिमम इतने ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, है ना? तो ये जो एस्टिमेशन है ये सीपीयू भी कर लेता है, और उसको जो अगले साइकिल में जो इंस्ट्रक्शन चाहिए हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, उस इंस्ट्रक्शन को उठाकर रैम से उठाकर, मतलब मेमोरी से उठाकर कैशे में रख लेते हैं। और कैशे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, याद रखो। कैशे मेमोरी इज द, इसीलिए बोलते हैं ना, जिस 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 प्रोसेसर में सबसे ज्यादा कैशे होगा उतना ज्यादा फास्ट होगा प्रोसेसर। कोई भी प्रोसेसर का फास्टनेस निर्भर करता है उसमें कैशे कितना है। कुछ एमबी में होता है,
तो लेकिन सिर्फ कोर और थ्रेड में होता है। हाँ सर, कोर और क्लॉक स्पीड भी अरे भैया कोर और थ्रेड तो होता ही है, क्या मैंने बोला नहीं है यही सिर्फ होता है, मैंने ये नहीं बोला। और भी चीज है, कोर है और उसमें थ्रेड है, उसमें बहुत सारा चीज तो है। लेकिन कैश तो लिखा नहीं रहता कहीं, लिखा रहता है, कैशे मेमोरी रहता है। सो L1 L2 कैशे, दो तरह का कैशे होता है। तो अभी जो है वो कैशे का साइज जो है वो बढ़कर बहुत बहुत ज्यादा हो गया, तो 16 MB का कैशे हो गया, 16 MB। एक समय में ये सिर्फ 1 MB का हुआ करता था, या केबी में हुआ करता था, 255 256 केबी ऐसा हो। अभी MB में चला गया कैशे मेमोरी, और कैशे में वो सारा इंफॉर्मेशन वो रखता है। अब वहां से कहाँ जाएगा, ट्रेवल करेगा। हाउ द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स, मैं ये बता रहा हूँ, जरा समझो ध्यान से। कैशे से वो चीज कहाँ उठ के जाएगा, वो चीज जाएगा सीपीयू के पास। सीपीयू उस चीज को पढ़ेगा, उस इंस्ट्रक्शन को। कौन सा इंस्ट्रक्शन? जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास गया वो किस लैंग्वेज में गया है? नहीं, वो गया है बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1। 0 और 1 के लैंग्वेज में गया है, मतलब वोल्टेज अप वोल्टेज डाउन, इस लैंग्वेज में गया। मैंने बोला ना, इसको छोड़कर हार्डवेयर कुछ नहीं समझेगा। हार्डवेयर आपका इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझेगा, एबीसीडी अल्फाबेट नहीं। हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपका बाइनरी लैंग्वेज बोलकर कुछ होता नहीं है। वोल्टेज मेन है, वोल्टेज का अप एंड डाउन। आप अगर ज्यादा वोल्टेज भेज रहे हो तो दैट रिजेंबल्स 1, कम वोल्टेज भेज रहे हो दैट रिजेंबल्स 0। तो वही बाइनरी बोल देते हैं लोग, उसको बाइनरी बोलते हैं। लेकिन बाइनरी बोलकर कोई लैंग्वेज नहीं है, इट्स ए लैंग्वेज ऑफ हाई वोल्टेजेस एंड लो वोल्टेज। तो आपका इंस्ट्रक्शन लो लेवल में, मशीन लेवल लैंग्वेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज। इस लेवल में आपका इंस्ट्रक्शन जाता है किसके पास? सीपीयू के पास पहुंचता है। सीपीयू फिर उस इंस्ट्रक्शन को पढ़कर समझ जाता है, ओके इसका मतलब है ये हार्डवेयर को कंट्रोल करना है। तो फिर वो एक वोल्टेज सीपीयू जनरेट कर उस हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और काम करता है। तो लोएस्ट लेवल पे कोई भी हार्डवेयर डिवाइस को किस में इंस्ट्रक्शन चाहिए, किस लैंग्वेज में? बाइनरी लैंग्वेज में, या फिर लो लेवल लैंग्वेज। लोएस्ट लेवल में एवरी कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन याद रखना, ये बाइनरी लैंग्वेज कोई आसानी से सीख नहीं सकता है, क्योंकि ये कठिन लैंग्वेज। ये जो बाइनरी लैंग्वेज है, इट्स अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न बाय बाय नॉर्मल पीपल। नॉर्मल पीपल के द्वारा सीखना इसको कठिन है, क्योंकि ये जो है डिपेंड करता है हार्डवेयर कैसा है, आपका प्लेटफॉर्म कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके बाइनरी लैंग्वेज अपना अपना अलग अलग सीपीयू के लिए अलग अलग, इसलिए इसको सीख पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए, लेकिन याद रखना, सबसे पहले इन्वेंट होने वाला लैंग्वेज बाइनरी ही था। सबसे पहले जनरेशन में सबसे पहला जो लैंग्वेज आया वो बाइनरी लैंग्वेज ही था। उस समय के जो प्रोग्रामर्स हुआ करते थे वो नॉर्मल प्रोग्रामर्स नहीं थे। कौन पर्सन थे वो लोग? कौन लोग हुआ करते थे? वो लोग हुआ करते थे जो जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था। जो लोग कंप्यूटर का हार्डवेयर बनाया था वही लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, बाइनरी इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम लिखता था, या रिसर्च एसोसिएटेड या मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट, ये लोग के हाथ में प्रोग्रामिंग है ना। आज तो हम लोग बैठ कर यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज ओनली फॉर एलाइट पीपल्स। कुछ लोगों के पास था जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड, बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, वही लोग लैंग्वेज को लिख सकते थे, वही बाइनरी प्रोग्राम बना सकते है ना। तो बाइनरी प्रोग्राम वाज द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। जरा ख्याल रखना, जो बाइनरी प्रोग्राम है या मशीन लैंग्वेज जो है वो सबसे प्रीमियर है ना, सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, इज द मोस्ट ओल्डेस्ट लैंग्वेज वी हैव। अब उस लैंग्वेज में हम लोग इंस्ट्रक्शन पहले दिया जाता था किसके? हार्डवेयर, और हार्डवेयर से काम करवा लिया था। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि भाई ये जो बाइनरी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफ थी। तो इसके बाद क्या किया गया, उसको सुधारा गया, उसको आसान बनाने का कोशिश किया गया। और जो नेक्स्ट लेवल का लैंग्वेज आया उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज वाज कॉल्ड एज फर्स्ट जनरेशन। याद रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, है ना। जनरेशन में तो समझ रहे हो ना, जनरेशन का मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ऐसे करके जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज था बाइनरी लैंग्वेज। जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आया उसको हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। याद रखना, दोज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। ये सब आपके परीक्षा में नहीं आएगा, बट जान के रखो, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे उसके बैकग्राउंड का चीज हमें मालूम होना चाहिए, अदरवाइज मुश्किल हो जाए। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज था? बाइनरी से थोड़ा आसान। असेंबली लैंग्वेज जो था वो बाइनरी से थोड़ा आसान था, क्योंकि अब क्या आ गया था, थोड़ा थोड़ा कीवर्ड आ गया। बाइनरी में इस तरह का लिखा जाता था प्रोग्राम, जो पहले था है ना, फर्स्ट जनरेशन जो प्रोग्राम था वो उस इस तरह का बाइनरी लैंग्वेज, जिसको बाइनरी प्रोग्राम्स बोलते थे,
बाइनरी लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम्स, तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। ये 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 नहीं, मत उठाओ तो किसका कॉल है? हाँ थोड़ा बहुत। सर पाइथन सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है। हाँ पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि हलवा है, ठीक है, सिखा लेंगे। सर मतलब सब सारे जो लैंग्वेज उन सब में हलवा है। ना बाइनरी लैंग्वेज कुछ इस तरह का लैंग्वेज स्ट्रीम होता था, मतलब 1 और 0 का लड़ी होता था इस तरह से, है ना, जैसे धनी पटाखा होता है दिवाली में, लड़ी लंबा लंबा, उस तरह का एक छड़ लड़ी था, एक 0 और 1 का इतना बड़ा। अब इस 0 और 1 का मतलब क्या है, यहाँ समझ लेना। ये इंस्ट्रक्शन, तुम बोलोगे सर इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, ये तो 1 और 0 का एक लड़ी है, इसमें इंस्ट्रक्शन कहाँ छुपा हुआ? सर ये लेकिन सर ये लैंग्वेज पे हार्डवेयर को समझ कैसे आता? मैं बता रहा हूँ ना, तो ये 0 का मतलब क्या है, लो वोल्टेज भेजना है उस सर्किट में। किस सर्किट में? जिस सर्किट में ये जा रहा है हाई वोल्टेज, तो उसको समझ में आ जाता है कब लो वोल्टेज भेजना है, कब हाई वोल्टेज। अब ये समझो जरा, ये जो ये जो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, सपोज करो ये रिप्रेजेंट करता है एक वैल्यू को, उसको नाम दे देते हैं ए। यहाँ से यहाँ तक जो है वो मान लो कोई दूसरा वैल्यू है, उसको नाम दे देते हैं बी। और ये जो है, ये जो सीक्वेंस है बाइनरी का, इस 0 1 0 1 वाला सीक्वेंस का मतलब हो जाएगा प्लस। इस तरह से ये ए प्लस बी का काम करता है। लेकिन इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है ना, अभी मैंने लिखा तब तुमको समझ में आया ए प्लस बी है, समझ में आ रहा है ना। तो बाइनरी का जो लड़ी है उसको देखकर तुम नहीं बोल पाओगे ये प्रोग्राम किस चीज का है, वो नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो जो बनाएगा उसी को पता है, जो हार्डवेयर जानता है उसी को वो ये चीज लिख पाएगा। तो ये कठिन था, दिस वॉज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आया है ना, प्रोग्रामिंग, हम लोग एक्चुअल में प्रोग्रामिंग जनरेशन पढ़ रहे हैं एक्चुअली। प्रोग्रामिंग जो टास्क है ना, प्रोग्रामिंग जनरेशन। प्रोग्रामिंग जनरेशन में जो सेकंड जनरेशन आया वो था ये असेंबली। अभी मैंने बोला ना असेंबली लैंग्वेज, ये थोड़ा आसान था, बाइनरी से थोड़ा आसान था। क्यों? ये न्यूमोनिक्स बेस्ड लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे न्यूमोनिक्स यूज हो रहा है, न्यूमोनिक्स बेस्ड लैंग्वेज। न्यूमोनिक्स का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमोनिक्स? न्यूमोनिक्स का मतलब स्मॉल सिंबल्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, जैसे जैसे छोटा छोटा वर्ड्स, जैसे स्टॉप, तो ये छोटा छोटा वर्ड्स को न्यूमोनिक्स का है। मतलब एक कॉशन देना, जैसे आप कॉशन पाते हो ना, अरे भाई तुम्हारा प्रेयर ग्राउंड में जो है लोग बोलते हैं ना दाएं मुड़, पूरा नहीं बोलता है, दाएं मुड़ बोलता है खाली। दाएं मुड़ने से तुम क्या समझते हो? तो वो छोटा सा जो वर्ड है वो आपके लिए न्यूमोनिक्स है। दाएं मुड़ बोलने का मतलब आप दाएं मुड़ोगे, बाएं नहीं मुड़ जाओगे, या बैठ नहीं जाओगे, या भागने नहीं लगोगे, है ना। या सिंबॉलिक भी हो सकता है, जैसे ये क्राउड में अगर खड़ा हो गया स्पीकर ऐसे बोलता है अरेंज अरेंज, का मतलब मीनिंग फिक्स है क्या? बी टाइप अरेंजमेंट। बी टाइप अरेंजमेंट क्या है? जो जो लॉन्गेस्ट पीपल है वो एक साइड में खड़े रहेंगे, जो स्मॉलेस्ट हाइट वाले हैं बीच में, हाइट वाइज। इस तरफ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरफ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बीच में बी रहेगा। तो उनको बोलना नहीं पड़ेगा, उनको बोलना नहीं पड़ेगा, ऐसे करेंगे बस वो अपने आप अरेंज होगा। ये सब सिखाया जाता है स्काउटिंग, ओके। या फिर और दूसरा भी है, जो भी हो, अलग अलग टाइप है फॉर्मेशन, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेशन है। तो वो कॉशन है, दिस इज स्मॉल कॉशन। तो अब जो प्रोग्रामिंग था वो इस तरह का होने लगा, कैसा? ये एड ax bx। अब ये क्या है? ये निमोनिक्स है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज निमोनिक्स। ये जो ऐड वर्ड है वो निमोनिक्स। अब ये ऐड ax और bx क्या है? ये रजिस्टर्स है, याद रखना, ये सीपीयू के रजिस्टर्स है, मतलब स्मॉल मेमोरी, रजिस्टर्स ऑफ सीपीयू।
तो ऐड AX और BX का मतलब क्या है? AX एक रजिस्टर है, BX एक रजिस्टर है, दोनों का वैल्यू को ऐड करो, ये इंस्ट्रक्शन। CPU को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए ऐड करने, और ऐड कर कर जो आ रहा है उसको AX में ही स्टोर करो। नंबर का जो वैल्यू आ रहा है उसको स्टोर करो AX। ऐड करने से क्या होगा? होगा बहुत कुछ होगा, जो ऐड करने से होता है वही होगा, और क्या होगा? सर एक्स का वैल्यू को देता नहीं नहीं, AX और BX दो जगह है, दो कटोरी है। बोल रहा है AX में जो रखा हुआ है और BX में जो रखा हुआ है, दोनों को आपस में मिक्स करो, जो आएगा उसको AX में रखो। मतलब एडिशन परफॉर्म करो, सिंपल सा बात है। एडिशन परफॉर्म करके रिजल्ट को कहाँ रखो? AX में रखो। ये जान जाएगा, ये CPU ये इंस्ट्रक्शन समझ जाएगा, क्योंकि उसको वो इंस्ट्रक्शनल कोड बोला जाता है। मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, है ना, उतने डिटेल में हमारा स्कोप नहीं है जाने। एनीहाउ, तो ये सेकंड जनरेशन का लैंग्वेज था, इनको असेंबली लैंग्वेजेस कहा जाता है। याद रखना, दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों ही कठिन था सीखना, ये दोनों जो है, ये दोनों लैंग्वेज कठिन है, सीखना आसान नहीं है। असेंबली लैंग्वेज इट्स नॉट अ वेरी इजी लैंग्वेज टू बी लर्न। हाँ नहीं, कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग के लिए है या इंजीनियर्स लोग के लिए है, वो लोग ये लैंग्वेज को सीख कर प्रोग्रामिंग जो है वो करते हैं। इसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज। ये चला था 1960s में। ये जो दौर था, ये दौर था 1900 लेट 60 से लेकर 1970s या 75 के तक ये जो है ये लैंग्वेजेस चल रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, है ना। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन लैंग्वेज इतना टाइम लेकर चल रहा है। उसी समय बहुत सारा प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, IBM, फिर तुम्हारा डेक प्रोसेसर एक्सेट्रा, बहुत सारा प्रोसेसर, इंटेल, पेंटियम का इंटेल। तो ये सब पढ़ोगे 11 में, आप लोग डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में आप लोग 11 में पढ़ोगे। यू विल लर्न इन 11 इफ यू आर गोइंग टू फॉर कंप्यूटर साइंस एंड ऑल दैट। ओके, नाउ वापस आ जाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, एंड देन देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। इसको, ये जो फर्स्ट जनरेशन को हम लोग एक और नाम देते थे, लो लेवल लैंग्वेज, मतलब LLL। और ये जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस है, इनको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब HLL का। अब ये जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, इसका आने का क्या कारण था? इसका आने का कारण एकमात्र था, प्रोग्रामिंग को घर घर में पहुंचाना है, हर लोगों के हाथ में पहुंचाना है, ताकि कोई भी आदमी इंस्ट्रक्शन लिखकर कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके, किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके, इंस्ट्रक्शन लिखकर अपना इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके कंप्यूटर बना सके या सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सके अपना अनुसार से। कमांड भी क्या है? ग्रुप ऑफ बंच ऑफ प्रोग्राम्स ही है ना। वटर प्रोग्राम्स, वटर कमांड्स, दे आर बंच ऑफ प्रोग्राम्स। हर कमांड के पीछे एक प्रोग्राम ही होता है। सो अल्टीमेटली थर्ड जनरेशन मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिनका मकसद क्या था? प्रोग्रामिंग को इजी बना, है ना। अब ये याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज का जनरेशन शुरू हुआ था 1970s में, जब पहला हाई लेवल लैंग्वेज एक आया जिसका नाम था फोर्ट्रान। इसको बनाने वाले लोग के पास समस्या क्या था? मतलब इस लैंग्वेज को जो बनाया था जो आदमी फोर्ट्रान को, उसके पास हाथ में क्या प्रॉब्लम था जिसका सॉल्यूशन में वो फोर्ट्रान बनाया? भाई कोई भी आदमी कभी भी कोई काम खोजता है, किस लिए खोजता है मालूम? जब परेशानी में पड़ता है तब, है ना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इनका क्या नेसेसिटी था जो फोर्ट्रान लैंग्वेज खोला? नेसेसिटी का ये क्या है? फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ देखो, समझो। फॉर्मूला ट्रांसलेटर। क्या है इसका इसका पर्पस क्या है फोर्ट्रान का? इसका काम था प्रोग्राम्स, टू डेवलप प्रोग्राम्स फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो कंप्यूटिंग है उसको करना, जैसे मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब निकालना। इन सबको निकालने के लिए एक प्रोग्राम का जरूरत था, और उसलिए उन्होंने क्या बनाया? फोर्ट्रान का इन्वेंशन। फोर्ट्रान चला बहुत दिन तक,
और इसका सिंटेक्स जो है वो था जैसा था, हमने सीखा भी है अपने कॉलेज लाइफ में। सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब किस फॉर्मेट में लिखा जाए किसी। नेक्स्ट है तुम्हारा, फोर्ट्रान के बाद आया उसी समय 1970s लेट 77 के दौरान दशक में आया एक और लैंग्वेज जिसका नाम था कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म था, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखना। These are all high. अच्छा, what is the difference between high level and low level language? High level language was much like English. इसका जो लैंग्वेज था ये much like English था, याद रखना। मैं भूल गया वो बोलना आप लोगों को। हाई, आप लोग पूछ भी नहीं रहे हो, देखो जरा पूछना है ना। हाई लेवल लैंग्वेज much like English, English syntax, English words, है ना। मतलब उसमें जो वर्ड्स आएंगे वो इंग्लिश से मिलते जुलते वर्ड्स होंगे। जैसे अभी मैंने बोला ना, ऐड को बाइनरी में जब लिख रहे थे तो ऐसे लिख रहे थे, है ना। ऐड को जब आप इसमें लिख रहे हो तो ऐसे लिख रहे हो। जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में a प्लस बी करोगे तो आपको कुछ नहीं लिखना होगा, आपको इस तरह से लिखना होगा a प्लस बी। तो ये समझना आसान हो गया ना। वो जो 000 का लैंग्वेज था और इस लैंग्वेज से ये लैंग्वेज समझना आसान हो गया। a प्लस बी मतलब दो नंबरों को ऐड करना। a और b 2 नंबर है, उसको ऐड करना तो क्या मिलेगा? ए और बी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ए और बी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उसको क्या बोलते हैं? सम। हाँ, 2 नंबरों को ऐड करोगे तो सम मिलता है भाई साहब। ये भी कैसे होगा? सम हो गया ना, वो तो सम मिल रहा है। बस सीधा सवाल है, आपको सम चाहिए, आपको 2 वैल्यू का सम चाहिए। तो आपने 2 वैल्यू का सम, 2 वैल्यू का डिफरेंस चाहिए, क्या लिखोगे? ए माइनस बी। 2 वैल्यू का डिफरेंस चाहिए तो ए माइनस बी लिखेंगे। ऐसे करके इंस्ट्रक्शन बहुत आसान हो गया लिखना, समझना, समझे। तो ये है हाई लेवल लैंग्वेज का एक खूबी, मतलब क्या है। नेक्स्ट है कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये रहा सी, कॉमन COBO, कोबोल। अब ये कोबोल का क्या काम था भाई? कोबोल को बनाने का मकसद क्या था? जैसे फोर्ट्रान क्यों बनाया गया था, किस लिए? कैसा कंप्यूटिंग करने के लिए? स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग करने। तो फोर्ट्रान किस लिए, फोर्ट्रान बोला, कोबोल किस लिए तैयार किया गया? नाम से ही जाएगा, नाम क्या है? बिजनेस एप्लीकेशन बना, बिजनेस एप्लीकेशंस डेवलप कर। अच्छा एक बात बताओ, एक साइंटिफिक एप्लीकेशन और एक बिजनेस एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है? एक बिजनेस मतलब समझ रहे हो ना, खरीद बिक्री, कस्टमर का बेस बनाना, सेल्स रखना, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रखना और मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन रखना, ये सब बिजनेस ओरिएंटेड। और एक साइंटिफिक ऐप का मतलब, साइंटिफिक ऐप का मतलब जैसे रॉकेट उड़ाना या प्लेन को कंट्रोल करना, ये साइंटिफिक ऐप्स। एक बिजनेस ऐप और एक साइंटिफिक ऐप में क्या डिफरेंस होता है, बताओ। स्पीड का बात हो, स्पीड को क्या करना? नहीं मतलब उसको और फाइन करो। बिजनेस में स्पीड का बात नहीं है, क्यों? सर बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। मेरा कहने का मतलब है दोनों ऐप को बनाते समय प्रोग्रामर के दिमाग में क्या इंपॉर्टेंट चीज रहना चाहिए? सर साइंटिफिक ऐप सर हाईली क्वालिफाइड लोग यूज कर सकते हैं। वो तो ठीक है, वो यूज करने का, यूजर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ प्रोग्राम में क्या डिफरेंस हो, दोनों सॉफ्टवेयर में क्या क्या प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस हो। चलो और इजी कर दिया, दोनों प्रोग्राम के प्रोसेसिंग पावर्स में क्या डिफरेंस हो? अच्छा मैं बोलूँ एक्यूरेट कौन सा होना चाहिए, बिजनेस वाला ना साइंटिफिक वाला? बिजनेस साइंटिफिक वाला एक्यूरेट, साइंटिफिक वाला एक्यूरेट होना चाहिए, बिजनेस वाला एक्यूरेट नहीं भी होने से चलेगा। अरे भाई, तुमको तुम्हारा मान लो मोदीखाना दुकान में गए हो, 11 रुपये 75 पैसा हुआ है ना। 75 पैसा के जगह में मान लो 70 पैसा दिखा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या 75 पैसा को राउंड ऑफ करके 1 रुपया कर दिया और 12 रुपया कर दिया तो भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सोचो एक
मिसाइल बना रहे हो, 0.75 जाना चाहिए था, वो 0.25 रह गया, तो हो सकता है ना हमारे ही बाउंड्री में गिर जाए वो है ना। एक्यूरेसी फेल होगा तो कहाँ चला जाएगा वो, है ना। एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, है कि नहीं। देखा है कि नहीं, अभी जो उसको मारा है, क्या नाम है मारा, पाकिस्तान, वो जो टेररिस्ट जो था, क्या नाम, तालिबान, ना ना तालिबान में, क्या वो सर उसामा बिन लादेन का जो अलकायदा का जो चीफ था, जो हुसैनी, सर क्या ड्रोन नाम, से मारा है। हाँ, उसको ड्रोन नहीं, ड्रोन से नहीं मारा है, ड्रोन में मिसाइल लगाया, और कैसा मिसाइल, उसमें वार हेड नहीं था सर नाइफ, हाँ, उसमें वार हेड नहीं था, उसमें चाकू लगा हुआ था धार का, बस गया उसको खड़े खड़े 7 को पार्ट में सर कर दिया। ऐसे लगा पड़ गया। सर घुसा, वो चाकू जो है प्रोपेल कर दिया, मिक्सर ग्राइंडर बना दिया। सिर्फ खिड़की टूटा है घर का, कुछ नहीं। मतलब सोचो, इतना प्रिसीजन स्ट्राइक किया कि पता ही नहीं चला और वो व्यक्ति मर गया। ठीक है, सर अलकायदा का हाँ, जो चीफ था, नहीं सर, चीफ तो उसामा बिन लादेन था। ओसामा बिन लादेन के बाद वही चीफ था, हाँ। वही था। तो क्या अल जवाहिरी जो था उनको मास्टरमाइंड, तो वो एक्यूरेसी होना चाहिए ना भाई, पता चला कि तुम अलकायदा का चीफ यहाँ खड़ा था और मार दिया बगल वाले को बेचारे को, तू मर गया, दिक्कत हो जाएगा ना। तो आपका, लेकिन बिजनेस में अगर मान लो 75 पैसा 25 पैसा नहीं दिया तो लड़ाई करोगे वहां पे खड़ा होकर, मारोगे उसको पकड़ के, अरे ठीक है 25 पैसा एडजस्ट हो जाएगा, अगले दिन एडजस्ट। ऐसे ही होता है ना, जब तनख्वाह भी दिया जाता है, एम्प्लॉइज का तनख्वाह आता है, जब गवर्नमेंट जब तनख्वाह देता है, तो मान लो उसको 174 रुपीज हुआ, मान लो लास्ट में 4 आ गया, तो उसको राउंड अप करके नियरेस्ट 10 में ले जाता है, तो 80 कर देता है, ताकि हिसाब ठीक रहे। तो उससे कोई आना जाना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बिग मनी में प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या है, और क्या डिफरेंस है, एक तो एक्यूरेसी में तो ये डिफरेंस है, और अच्छा डाटा किस में ज्यादा है, साइंटिफिक में ना बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में ज्यादा डेटा है, बल्क डेटा है। तो बिजनेस करते हो तो एक कस्टमर के लिए दुकान खोलते हो जी, तुम खोलते हो इसलिए कि भाई तुम्हारा कस्टमर का ललाट एकदम लाटो लाट कस्टमर आए, एकदम करोड़ों करोड़ों कस्टमर आए, यही ना। जितना कस्टमर आएगा उतने ना बिजनेस है, और जितना कस्टमर आएगा उतना डेटा जनरेट होगा तुम्हारा, यही ना। अरे भाई तुम देखो ना, ये जो व्हाट्सएप वगैरह है और ये सब है, उसमें कितना डेटा जनरेट होता है, बहुत सारा, हर मिनट में कई लाख डेटा जनरेट। तो बिजनेस एप्लीकेशन जो होते हैं उनमें डेटा का बहुत वाइड स्प्रेड यूज, जबकि साइंटिफिक एप्लीकेशन में उतना डेटा नहीं होता है बिजनेस के तुलना। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ख्याल रखना। मतलब जब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज करोगे, जब तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनने की बारी आएगी, कौन सा लैंग्वेज से क्या लिखना है, देन यू हैव टू बी वेरी श्योर कि क्या बनाने जा रहे हो, क्या चाहिए। रॉकेट का प्रोपेल्सन के लिए तुम्हारा जो है वो पाइथन का प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे मिसाइल मारना है वहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम नहीं बना सकोगे, क्यों, पाइथन का प्रोग्राम वहाँ काम नहीं करेगा। वहाँ पे तुमको रियल टाइम सिस्टम्स में जो चलने वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो काम करेगा, जो कम मेमोरी ले और ज्यादा एक्यूरेसी दे, वैसा प्रोग्राम्स को यूज करो। तो ये कोबोल जो था वो बिजनेस ओरिएंटेड, याद रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज था। ओके, सो कोबोल वाज व्हाट इट वाज मेंट फॉर, इट वाज मेंट फॉर business application, for making business application, for making business applications like sales management, sales, ERP, employee enterprise resource planning, etc. ERP भी एक सॉफ्टवेयर है, रख दो यार उसको, सुनो जो मैं बता रहा हूँ, ये फिर नहीं बताया जाएगा, ये ना क्लास में टीचर कभी बताएगा ना सुनोगे कभी, ठीक है। साइंस लिए तो शायद सुन लोगे, मैं भी वो अनिल बताने से रहा, ठीक है, सुन लो, याद देखो समझो, बता रहा हूँ, सुन रहे हो, देख रहे हो। मैं थोड़ा अलग टीचर हूँ, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। ओके, यू शुड बी पेइंग अटेंशन, यू शुड बी पेइंग अटेंशन, ठीक है। मैं आई एम गिविंग यू माई 100%, यू शुड गिव माई एटलीस्ट योर 80%, नॉट 100 नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते, बच्चों का मन थोड़ा चंचल तो होता ही है ना, ठीक है। क्या देखो, तो क्वेश्चन पूछना, अगर डाउट होगा तो यू शुड आस्क क्वेश्चन। तो ईआरपी का मतलब क्या है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आजकल बहुत बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर हो गया जो पूरा का पूरा कंपनी को संभालता है, जैसे हीरो होंडा,
हीरो होंडा का जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या करेगा, वो सेल्स को संभालेगा। मॉडल प्रोडक्ट मॉडल्स का जो वेयर हाउसेस है, कोबोल आजकल कोबोल का दूसरा फॉर्मेट आ गया, वो यूज होता है, मेन फ्रेम कोबोल बोला जाता है, कोबोल मेन फ्रेम बोला जाता है, दैट आजकल कम हो गया उसको। ओके, तो 1977 में ये कोबोल बहुत काम का चीज था। उसके बाद आता है 1980s का जनरेशन, है ना जी, अमिताभ बच्चन खूब चल रहा है, ठीक है। इंडिया इंडिया में लोग पिक्चर पे दीवाने थे और वो लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पीछे नहीं, जबरदस्त कारण है इसके पीछे, ठीक है। हम लोग सनीमा देख रहे हैं, मारपीट वाला सनीमा, है ना, और वहाँ लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं। लेकिन सर बिना जीरो के तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। अरे वो सब फालतू वाला बात है, जीरो का जब तुम देखे हो कि आर्यभट्ट खोजा है, नकुल खोजा है, ठीक है, खोजा होगा मे बी, बट उसका समांतर और भी लोगों ने आविष्कार किया। उस समय व्हाट्सएप थोड़ी ना था, कोई क्लेम स्ट्राइक कोई थोड़ी ना मारता था यूट्यूब में कि मेरा है, ये मेरा है। अगर होता तो स्ट्राइक मार चुका होता। हम लोग वही लेके बैठे रहते हैं, हम लोग ने जीरो आविष्कार किया, हम लोगों ने सबसे पहला ऑपरेशन किया, गणेश जी का सूत्र लगा दिया, है ना, ये सब हम लोग बोलते रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। साइंस कभी भी कहीं से भी आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडियंस बहुत क्वालिफाइड है, ऑब्वियसली इंडियंस आर क्वालिफाइड, वो नहीं बोल रहा, बट द थिंग इज वी स्पेंड आवर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। हम ज्यादातर अननेसेसरी थिंग्स में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, नेसेसरी थिंग्स को सोचते ही नहीं। इसीलिए आज एथलेटिक्स में भी हमारा वही है। अब जाके जो है थोड़ा सोचने लगा है इंडिया, तो थोड़ा आगे करने का सोच रहा है, तो एथलेटिक्स में भी वही है ना। तो दैट इज वेरी वेरी पुअर स्टेट एक्चुअली। सो कोबोल के बाद आ जाता है 1980s में हमारा जो है एक नया लैंग्वेज ने जन्म लिया, जिसका इन्वेंटर था माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने एक लैंग्वेज बनाया था, और उसका काम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट शुरू से ही अपने प्रोडक्ट्स में क्या रखता है, दो चीजों, क्या बोलो, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट होगा ना, उसमें वो दो चीज उसमें सबसे बड़ा चीज है, प्राइवेसी ठेंगा ठेंगा, सिक्योरिटी जीरो, कोई भी हैक कर लेगा। क्या रखता है माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट्स में क्या रखता है, डिजाइन प्रिंसिपल बोलते हैं, कंपनी हर कंपनी का डिजाइन प्रिंसिपल होता है। माइक्रोसॉफ्ट का डिजाइन प्रिंसिपल क्या है, मेक इट इजियर टू अपील टू नॉर्मल यूजर, कॉमन यूजर के लिए इजी टू यूज लगना चाहिए, यूजर फ्रेंड। दूसरा, कलरफुल हो, बटन्स हो, ये हो वो हो, दुनिया भर का चीज, फैंसी। सिक्योरिटी जाए भाड़ में, उससे मतलब नहीं है हमको। क्योंकि नॉर्मल यूजर अपना डेटा दे ही देगा, तुमको ले लो, ठीक है। तो सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है, और आता रहेगा, पैच आता रहेगा उसमें, उसमें कुछ कुछ बग्स आते रहेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट उसको ठीक करता रहेगा, ये सब होता रहता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक लैंग्वेज को जन्म दिया उस समय, एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट का भी नहीं था वो आईबीएम, तुम्हारा ये था, क्या बोलते हैं उसको, जीडब्ल्यू बेसिक जो है वो आईबीएम का था। जीडब्ल्यू कंपनी का, आईबीएम का जीडब्ल्यू बेसिक था। उसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, परचेस किया, और क्यू बेसिक के नाम पे जन्म दिया, तो बेसिक लैंग्वेज। सर माइक्रोसॉफ्ट का जो इतना इनसिक्योर वर्जन हम लोग यूज करते हैं, उससे अच्छा क्या एप्पल का है? लिनक्स लिनक्स बेटर इज टू यूज उबंटू। उबंटू लिनक्स जो होता है वो सबसे बेस्ट चीज है, जो कि यूज करना चाहिए लोगों को। तुमको क्या गेम खेलना है ना, तो इसलिए तुम बोल रहे हो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट। गेम नहीं खेलना होता तो तुम्हारे लिए लिनक्स सबसे अच्छा है, मेमोरी मैनेज करेगा, कोई कोई इसमें एंटीवायरस का जरूरत नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं। एंड देन मैक ऑफ कोर्स, लेकिन मैक ओएस जो है वो बिना तुम्हारा मैकबुक के नहीं है, अलग से नहीं मिलता है, उसको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो किसी और विंडो मशीन, तो मैक के साथ ही आता है, मैक के हार्डवेयर के साथ ही इंटीग्रेटेड है। सर लेकिन ज्यादा कॉम्पिटेबल, लेकिन ये भी लिनक्स के ऊपर है, याद रखना। ये जो मैक ओएस है वो लिनक्स के ऊपर ही बेस्ड है, इसका कर्नल जो है, भीतरी ढांचा जो है वो लिनक्स है। तो लिनक्स सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स का बाप कौन है, पिताजी? यूनिक्स। यूनिक्स अभी हम आएंगे उस पर बात करें। सर अगर हम लोग वो यूज करें तो वो तो यूजर फ्रेंडली तो नहीं है। नहीं, कौन बोला, कहाँ यूजर फ्रेंडली है, तुमको पता ही नहीं चलेगा। हम इंस्टॉल करके दे देंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुम लगेगा विंडो का वर्जन यूज कर रहे हो। आज जो विंडो 11 बनाया है वो क्या बनाया है, लिनक्स को देख देख के बनाया है। सर वो तो सर तुमको लिनक्स ओबंटू हम लोड करके दे देंगे ना, तो तुमको लगेगा मैक ओएस यूज कर रहे हो, तुम्हें फील होगा मैक ओएस यूज कर रहे हो, ठीक है। वेरी सो इजी, ठीक है। वो जमाना गया, आदमी जब सोचता था। तुम जब कंप्यूटर खरीदने जाते हो, डेस्कटॉप, सुनो, डेस्कटॉप जब तुम परचेस करने जाते हो, तो तुमको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट का ओएस के लिए। ओएस का दाम जोड़ देता है वहाँ,
ऑफिस का दाम जोड़कर 6,000 लगा देता है। वही चीज तुम हटा दो, 8,000 माइनस कर दो और क्या ले आओ, मशीन खाली ले आओ और इंस्टॉल करो उसमें लिनक्स का उबंटू, उबंटू लिनक्स, उबंटू UBUNTU ऑनलाइन डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है, ओपन सोर्स। इंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल करने के बाद बेहतरीन इंटरफेस नजर आएगा, बेहतरीन इंटरफेस, एकदम लगेगा मैक ओएस यूज करो, ठीक है। और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। तो और चूंकि लिनक्स है इसलिए वायरस फ्री, कोई एंटीवायरस का जरूरत नहीं, बग्स भी नहीं, और वो हमेशा अपडेट होता है, अपडेट फॉर एवर, अपडेटिंग फॉर एवर। उसको ऐसा होता है कि लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं, ये लिमिटेड नहीं, ओपन सोर्स का मतलब है अनलिमिटेड पीरियड। और मजे की बात है आप उसके सोर्स कोड को देख सकते हो और उस कोड में चेंजेस करके उसको अपने तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हो। हाँ, सर एंड्रॉइड के दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ओएस, ओपन सोर्स। उसको ओपन सोर्स कहा जाता है। उस तरह के सॉफ्टवेयर, सारा सॉफ्टवेयर नहीं होता। सर गूगल का भी ना ओएस मैक्स, गूगल तो अपना वो है क्रोम ओएस, क्रोम ओएस, लेकिन वो प्रोप्राइटरी है, वो गूगल का प्रोप्राइटरी है, ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना कोई बड़ा बात का छोटा बात नहीं है, इट्स ए वेरी बिग प्रोग्राम। चलो हम लोग आएंगे उस पर बात करेंगे। बेसिक का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेना। बिगनर्स ऐसा कुछ है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, SIC मतलब सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और बिगनर्स, B मतलब बिगनर्स, और A फॉर देख लेते हैं, लेट अस सी, आई थिंक समवेयर इट विल बी रिटन। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो पाइथन सीखने जा रहे हैं उससे पहले क्या था सारा। सबसे सेफेस्ट ब्राउजर कौन सा है? गूगल, DuckDuckGo, सर DuckDuckGo, क्या तो मैं यूज करता हूँ। सफारी भी है, सफारी तो है ही है इसका, लेकिन इसमें सफारी के ऊपर मैंने DuckDuckGo का एक वो इंस्टॉल किया। सर इसमें सारे वो तो है एक्सटेंशन, सर सारे वेबसाइट्स काम करेंगे जो गूगल में काम सर ये सब ये वो नहीं करेगा, ट्रैक नहीं करता है। गूगल ट्रैक गूगल तो बहुत ज्यादा ही ट्रैक करता है, ये ट्रैक नहीं करता है, इट डज नॉट ट्रैक। अच्छा, ये रहा बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये है बेसिक, ठीक है। तो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, अच्छा इसका इसका क्यों बनाया गया, इसका क्या कारण था? अभी मैंने बोला ना, फोर्ट्रान जो था वो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए था, कोबोल जो था वो बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए था, और ये क्यों बनाया गया, बेसिक क्यों बनाया गया? अच्छा अच्छा डायग्राम बनाया जा सके, सर्कल, रेक्टेंगल, कलरफुल चीज प्रेजेंट किया जा सके, मतलब ग्राफिक्स, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो पर्पस क्या था? द पर्पस वाज the purpose सर इससे पहले कैसा ग्राफिक्स नहीं होता था? नहीं, the purpose of this language was to introduce graphical programming, graphics programming. सर वो 10 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सब क्या आएंगे, सब चीज बताने से इधर से उधर निकल जाए, आएंगे उससे। ओके, हार्डवेयर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ओके, so the purpose of this language was to introduce graphics programming. Okay, so graphics, पानी का बोतल है क्या वहां पे? ए पानी का बोतल देना तो। किस चीज का बाजा है बताओ? सर बारात होगा, बारात बारात नहीं है, जा रहे थे कुछ चंदा वंदा मांग रहे थे। अरे मुहर्रम क्या है साहब? हाँ हाँ, ए पानी दो, सिद्धू पानी का बोतल दो।
ओके यहाँ देखो, सो ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग को और एंड मैथमेटिकल, कुछ कुछ मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग करने के लिए भी ये यूज होने लगा। ये डेवलप करने के लिए बेसिक का जन्म हुआ 1980s में और चला बहुत। चलता है अभी इसका विजुअल बेसिक चलता है, विजुअल बेसिक .NET, माइक्रोसॉफ्ट का ही है, विजुअल बेसिक .NET प्लेटफॉर्म चलता है। सर लैंग्वेज के साथ पेटेंट करा के रखते हो? 1990s में आया, 90 से 91 में एक्चुअल में पाइथन लैंग्वेज। सो 89 में आया था, एक्चुअल रिलीज हुआ 91 में, पहले बीटा वर्जन गाइडो वैन रोसुम, ये उसके इन्वेंटर है पाइथन के। He's a computer scientist and mathematician, गाइडो वैन रोसुम, है ना, बताऊंगा। सो पाइथन का इन्वेंशन 1991 में हुआ और इट वाज मेंट फॉर बट मैं तो खा गया, बीच का समय खा गया, 80s के बाद का समय खा गया, तो मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मेंट फॉर ऑल पर्पस, ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये बीच का समय मैं खा गया, जो कि बहुत क्रूशियल था। ये वाला समय, ये समय था 1980 से 90s का दशक। इसमें आया बहुत सारा लैंग्वेज जो कि बाप ऑफ ऑल लैंग्वेज है, फादर ऑफ ऑल लैंग्वेज, सी और C++, ये इन्वेंट हुआ, ये पिताजी लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामर है ना, सबसे पहले इसी का पूजा करता है, C और C++। तो C++ आप लोग कॉलेज में सीखोगे। पाइथन C++ वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन 11 में था, बट उसको हटा दिया गया 2019 ऑनवर्ड्स, उसको हटा के पाइथन ला दिया ताकि आसान हो। तो C++ इसका इन्वेंशन किया गया था, किस लिए मालूम है? was invented by Sir Dennis Ritchie. And Ken Thompson. ये दो लोगों ने मिलकर सी का आविष्कार किया। सी के लिए C++ बाद में आया, C++ 79 में आया, वो अलग है, वो अलग चीज है। इसमें सी का बात कर सर इन्होंने क्या नहीं, C++ कोई और इन्वेंट किया, बता रहा हूँ। Was invented by Sir Dennis Ritchie and Ken Thompson for developing। किस लिए ये लोग इस लैंग्वेज को क्यों बनाया मालूम है? क्योंकि इन लोग को एक काम दिया गया था, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एयरफोर्स और नेवी और डिफेंस को संभालने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया। ऐसा कुछ प्रोग्राम्स चाहिए था जो कि डिफेंस सिस्टम्स को सिक्योर रखे। उनको ऐसा प्रोग्राम बनाने दिया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने दिया गया, ओएस, ठीक है। तो ओएस, ऐसा ओएस डिजाइन करने के लिए दिया गया। तो वो जो ओएस है, उस ओएस को लिखने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए था? लैंग्वेज होना। भाई बिना लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे लिखोगे? मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात कर रहा हूँ ना। तो सॉफ्टवेयर, मैंने अभी बोला ना, कोई भी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज से बनता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। तो उनको एक लैंग्वेज चाहिए था। लैंग्वेज उस समय तक कितना लैंग्वेज था उनके हाथ में? कोबोल था, बेसिक था, फोर्ट्रान था, बाइनरी था। तो उनके पास ऐसा कोई लैंग्वेज और भी था, पैस्कल था, एक और लैंग्वेज था पैस्कल भी एक लैंग्वेज था जो बीच में जन्म लिया, जो कि अच्छा लैंग्वेज था। तो उन्होंने क्या किया, पैस्कल को बेस बनाते हुए उसको मॉडिफाई करना शुरू किया। और पैस्कल को जब मॉडिफाई किया तो आगे चलकर देखा कि भाई उन्होंने नया ही लैंग्वेज बना डाला।
पैस्कल को ऐसा मॉडिफाई किया कि आगे चल के उसको नया ही लैंग्वेज बना डाला, उसका नाम पड़ा बीसीपीएल, बिगनर्स कंबाइंड पर्पस लैंग्वेज। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? बिगनर्स कंबाइंड पर्पस लैंग्वेज बीसीपीएल, ये लैंग्वेज उन्होंने बनाई। और बीसीपीएल को भी उन्होंने देखा कि भाई इसमें भी अभी भी थोड़ा डिसएडवांटेज है, तो उसको और अच्छा किया। जो नेक्स्ट लैंग्वेज बना वो सी था। क्यों नाम पड़ा? बीसीपीएल बी से शुरू हो रहा था, उसका जो सक्सेसर था वो सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना उस समय। क्यों? क्योंकि इससे हार्डवेयर प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। इससे आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को प्रोग्राम कर सकते हो। हार्डवेयर प्रोग्रामिंग लिखा जा सकता है, इससे आप साइंटिफिक एप्लीकेशंस लिख सकते हो। तगड़ा, बहुत ही तगड़ा। ओके। और सी लैंग्वेज जो है वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस माना, सभी लैंग्वेजेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज माना सी। अब मुझे बताओ, क्या डेनिस रिची और केन थॉमसन सफल हो पाए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने में? सी लैंग्वेज, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज ही बना डाला। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना डाला तो उनके पास लैंग्वेज नहीं था, उन्होंने लैंग्वेज पहले बना डाला। उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उन्होंने लिखा कोड, और जो ओएस बनाया उन्होंने, उस ओएस का नाम था यूनिक्स। So Dennis Ritchie invented Unix also, and that was the language written in total C में बनाया गया है। And it is one of the strongest operating system जिसका सक्सेसर लिनक्स है, जिसका सक्सेसर आज उबंटू है। एंड्रॉयड है जो यूज करते हो तो एंड्रॉयड का कर्नल भी लिनक्स होता है। मैक ओएस लिनक्स है, भीतर में लिनक्स है ना, अंदर में लिनक्स है। सर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये किस लैंग्वेज में लिखा है? मैक ओएस पे ये एंड्रॉइड ये सब। हाँ, वो ऑब्जेक्टिव सी में लिखा है, ऑब्जेक्टिव सी। ये अलग लैंग्वेज, ये अलग सी से ही निकला हुआ लैंग्वेज है। सर लिनक्स यूनिक्स और मल्टी लैंग्वेजेस में है ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल का ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी लैंग्वेजेस में लिखा है, सिर्फ नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं लिखा है। मल्टी लैंग्वेज। हाँ, विजुअल बेसिक है, विजुअल स्टूडियो, विजुअल सी प्लस प्लस है, विजुअल सी प्लस प्लस है, अलग अलग लैंग्वेज है उसको मिक्स करके लिखा है। सर लिनक्स और यूनिक्स अलग है? लिनक्स इज एक्चुअली, यूनिक्स क्या था वो, उसका जो डिजाइन इंटरफेस था वो जीयूआई बेस्ड नहीं, सब कमांड बेस्ड, जैसे डॉस होता है। सो लिनक्स में सर जिसका आइकन में सर एक पेंगुइन टाइप का है। हाँ, लिनक्स बाद में, पेंगुइन तो एक पर्टिकुलर कंपनी का आएगा। लिनक्स ऐसे एज ए होल बहुत सारा है, उसका वेरिएंट्स बहुत सारा है। रेड हैट लिनक्स है, उबंटू लिनक्स है, हैकर लोग यूज करते हैं काली लिनक्स यूज करते हैं, KALI, काली लिनक्स, जो कि हैकर लोग यूज करते हैं, जो जिस लिनक्स को बनाया ही गया है हैकिंग पर्पस के लिए, नाम ही है काली लिनक्स। उसके बाद भारत ऑपरेटिंग सिस्टम BOSS, ये भी लिनक्स ही है। ये सब लिनक्स के वेरिएंट है। एक लिनक्स को पकड़ के तुम अपने हार्डवेयर की तरह से उसको क्या करो, उसके ऊपर एडेप्टेबिलिटी लेयर चढ़ा दो, उसको मॉडिफाई करके एडेप्टेबिलिटी लेयर चढ़ा दो। जैसे बॉस वाला में क्या किया गया हुआ, इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने का एडेप्टेबिलिटी डाला, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को अडॉप्ट करने के लिए एडेप्टेबिलिटी डाला। हमारे लिए कौन सा है? उबंटू इज गुड लिनक्स के लिए। सर स्पेलिंग क्या होगा? UBUNTU उबंटू। गेम नहीं खेलते उबंटू, और उसमें गेम भी चलता है बहुत सारा। उबंटू में एक एडेप्टेबिलिटी लेयर आता है, वाइन बोल के, वाइन डालने के बाद से तुम्हारा वो विंडो का भी गेम चल सकता है। हाँ, वाइन बोलकर एक एडेप्टेबिलिटी लेयर है, WIN। that is a personal choice of user। आजकल सॉफ्टवेयर कंपनी में जब जाओगे तो आपको लिनक्स में ही काम करना मिलेगा, वहाँ कोई भी माइक्रोसॉफ्ट नहीं रखता है। क्यों? माइक्रोसॉफ्ट को फोन देगा 5,000 रुपया 6,000 रुपया हर मशीन में इंस्टॉल कर, बहुत प्रीमियम है। क्यों देगा जब उसको उससे अच्छा फीचर लिनक्स में मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट? क्योंकि कंपनी जो एस्टेब्लिश करेगा उसको तो कॉस्ट बचाना है ना। चलो फिर ठीक है, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमारा, समझे तो ये C++ was invented by Jarnes Trustrup। Jarnes Trustrup was the inventor of C++, है ना। C++ 1978 में, है ना, 1978 में जो है C++ आया, इसका इन्वेंटर थे जार्नेस ट्रूस्ट्रुप। जार्नेस ट्रूस्ट्रुप, बी साइलेंट है, जार्नेस ट्रूस्ट्रुप, इन्होंने C++ को इन्वेंट किया। सर मतलब सी को लेकर उसको मॉडिफाई किया। हाँ, सी का सक्सेसर लैंग्वेज, बट सी का सारा चीज है, प्लस उसमें एडिशनल भी अपना भी एक नया
अप्रोच है। अच्छा, इसलिए प्लस एक अप्रोच है। प्लस प्लस का मीनिंग कुछ और है एक्चुअल में। सी लैंग्वेज में एक ऑपरेटर है प्लस प्लस, जो इंक्रीमेंट करता है वैल्यू। जैसे आई का वैल्यू अगर 5 है तो आई प्लस प्लस लिखने का मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो इसलिए सी का आगे वाला लैंग्वेज सी प्लस। ओके, समझ में आया? तो ये हुआ। अब मैंने बताया इसके बाद जो लैंग्वेज आया, जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आया कौन सा था, वो पाइथन था 90s में, है ना। 90s में पाइथन बहुत शुरू हुआ था, बहुत पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन पाइथन का जोर पकड़ा है अभी कुछ 10 सालों में। जब एआई का बात आता है तो पाइथन अपना एक स्पेशल जगह ले लेता है। एआई के बाद में पाइथन अपना एक स्पेशल जगह ले लेता है, ठीक है। और जमाना आजकल डेटा साइंस और एआई का है, इसलिए पाइथन का अपना एक रोल हो, इसीलिए सीबीएसई ने सिलेबस भी चेंज कर दिया पूरा, ठीक है। अच्छा, 1991 में एक और लैंग्वेज आया, सुनो एक मिनट आ रहा हूँ। 1991 में एक और लैंग्वेज आया जिसका नाम पड़ा ओक। ओक लैंग्वेज। ये ओक लैंग्वेज किस लिए बनाया जा रहा था? ये ओक लैंग्वेज किस लिए बनाया जा रहा था? एक ऐसा लैंग्वेज टू मेक अ लैंग्वेज जिससे कि आप क्या लिख सको, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अभी तक जो सुनो याद रखना, अभी तक जो भी लैंग्वेज तुम लिख रहे थे ना, बन रहा था, अभी तक जितना भी लैंग्वेज का बात मैंने किया वो सब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये नया टर्म आ रहा है, सुनो ध्यान से। एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक खास प्लेटफॉर्म में वो सही सही चलेंगे, लेकिन जब प्लेटफॉर्म चेंज किया जाएगा तो प्रोग्राम को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे जावा जैसे फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस या सी से लिखा गया प्रोग्राम जो कि लैपटॉप पे चल रहा है, अगर उसी को ले जाकर वॉच में चलाने का कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा, रन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का एनवायरमेंट अलग अलग है, हार्डवेयर अलग अलग है। प्लेटफॉर्म, दैट्स कॉल्ड प्लेटफॉर्म अलग अलग। लेकिन कुछ ऐसे लैंग्वेजेस है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, और जावा बोल रहा हूँ, ओक जो लैंग्वेज था इसलिए बनाया गया था, द प्रोग्रामर wanted to make सर एंड्रॉइड को सर इंडिपेंडेंट a language। एंड्रॉइड तो ऑपरेटिंग सिस्टम है यार, लैंग्वेज ना। The programmer wanted to make a language which was प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होना चाहिए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी हार्डवेयर में चले बिना किसी मॉडिफिकेशन के। बस हार्डवेयर को ये समझ में आ जाना चाहिए क्या लिखा है, और हार्डवेयर अपने अनुसार। देखो तुम बोलोगे सर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, अगर वो डेस्कटॉप पे रन कर रहा है तो वो तो बड़ा बड़ा चीज दिखाएगा ना सर। और अगर अगर उसी चीज को मैं इसमें रन करूंगा तो हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि वही जो चीज जो आप वहां देखोगे वो पूरा का पूरा चीज यहाँ थोड़ी ना दिखेगा। नहीं, सॉफ्टवेयर अपना रूप चेंज कर लेता है, उसका जो आउटपुट देने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक तो जब तुम डेस्कटॉप पे देखते हो तो अलग रूप में होता है, लेकिन जब मोबाइल में देखते हो तो अलग रूप में है कि नहीं। सर यूट्यूब भी हो सर। यूट्यूब में भी जब आप डेस्कटॉप पे देखते हो तो अलग तरीके से दिखता है, मोबाइल में देखते हो तो उसका रूप इंटरफेस चेंज। तो क्या उसके लिए मोबाइल के लिए अलग यूट्यूब बनाया गया और उसके लिए अलग बनाया गया क्या? नहीं, एक ही सोर्स कोड है, लैंडस्केप मोड पे यूज करते हैं तो ब्राउज़र से खोलने का भी अलग दिखता है। तो हाँ, कहने का मतलब क्या है, वो सब ऐसे सॉफ्टवेयर से ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके बनाया गया जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, चेंज हो जाता वो खुद से अपने आप अडेप्ट कर लेता है एनवायरमेंट को। ऐसे लैंग्वेजेस को खोजा जा रहा था 1991 में ही, कई साल पहले, और उन्होंने एक लैंग्वेज बना दिया। इसने तो सर फोन में जो यूट्यूब हम देखते हैं वो अलग से डिजाइन नहीं किया गया? नहीं, डिजाइन ही नहीं किया गया। तो वो क्या है? तो सर उसमें तो अलग अलग तरह से आइकॉन सेलेक्ट है, तो पीसी में अलग अलग। हाँ सर, जब पीसी पे खोलते हैं तो वो तो अपडेटेड नहीं होता, वो बहुत लाइक जो भी बना लो उसके बैक एंड में डाटा सेम है हमेशा। सॉफ्टवेयर तो अलग अलग नहीं है आपको। अच्छा एक बात बताओ, हम इसका मतलब यूट्यूब जो मान लो यूट्यूब बनाया गया मोबाइल के लिए, एप्पल के लिए अलग बनाया जाएगा, एंड्रॉइड के लिए अलग बनाया जाएगा, सैमसंग का फोन के लिए अलग बनाया जाएगा, ऑक्सीजन ओएस के लिए अलग बनाया जाएगा, ऐसा है क्या? या हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग बनाते फिरेगा, पागल हो जाएगा कंपनी। और उसको मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होगा, उसका अपडेशन करना मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बनाएगा जो सभी तरह के प्लेटफॉर्म पे एक जैसा चले। तो बस अपना यूआई चेंज चेंज कर लो, अपना यूआई चेंज कर लो।
इसके वजह से ओक का इन्वेंशन किया। ये खोजकर उन्होंने ओक 91 में रिलीज हुआ। सर यूआई अपने आप चेंज कर लेता है? अपने आप अडॉप्ट कर लेता है, समझ जाता है किस डिवाइस में वो रन कर रहा है, डिवाइस को चेक करता है, जाना है। ठीक है, यूआई चेंज हो जाता है, अपने आप यूआई चेंज हो जाता है। तो याद रखना, अब कहने का मतलब समझो, ओक जो लैंग्वेज था, ओक वाज द फर्स्ट लैंग्वेज व्हिच वाज इन्वेंटेड लाइक दैट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। और ओक रिलीज हुआ 1991 में और बॉम्ब हो गया, बॉक्स ऑफिस में पिट गया बुरी तरह से। ये लैंग्वेज को किसी ने प्यार ही नहीं दिया, प्रोग्रामर कम्युनिटी इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये बहुत टफ है, ये पता नहीं किस लिए है, लोगों को समझ में नहीं आया। उनको समझ नहीं आया, तो फिर क्या किया गया, जो इनके इन्वेंटर्स थे उन्होंने और रिसर्च किया। एक्चुअल में जिस समय उन्होंने इसको रिलीज किया था ना, तो इसका वो नहीं था, क्या बोलते हैं, हेल्प फाइल नहीं था। इसको सीखने के लिए जो मैनुअल्स होते थे, वो मैनुअल्स उन्होंने नहीं बनाया था, तो दिक्कत हो रहा था प्रोग्राम। बाद में इन्होंने इसको ठीक किया और सुधारा, और सुधारने के बाद 1995 में 4 साल ले लिया सुधारने में, और जो रिलीज किया उसका नाम पड़ा जावा। ओक का ही सक्सेसर था जावा। कौन बनाया? पीटर नॉर्टन एंड जेम्स गॉसलिंग, ये लोग ने जावा को इन्वेंट किया। और जावा वाज द फर्स्ट लैंग्वेज व्हिच वाज प्लेटफॉर्म, जावा वाज द फर्स्ट लैंग्वेज व्हिच वाज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एक और काम हुआ 1995 में, एक और चीज हुआ जिससे जावा को ब्लेसिंग इन डिसगाइज मिल गया। मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज समझते हो, ये फ्रेज मालूम है ना? ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब कुछ ऐसा चीज हुआ जो आपके लिए ब्लेसिंग हो, मतलब आप नहीं चाहते थे वो चीज हो, ऐसी घटना आया, ऐसा घटना हो गया कि वो आपके लिए लाभदायक हो गया। जैसे कोई हार रहा है, मैच हार रहा है, पानी बरस गया, लुइस टेक्टाइल लगा के उसको जीता, है ना? वो जो रूल है ना, मैच का रूल है ना, एक पानी बरस जाने से मैच ड्रॉ करने के लिए क्या रूल है, काट के ओवर निकाल के, तो पता चला जो हार रहा था वो जीत गया। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है ना, ब्रेन का आ जाना क्या है, ब्लेसिंग ही है ना, इन डिसगाइज, छुपा हुआ। तो इसके साथ भी यही हुआ, जावा के साथ। ऐसा क्या हुआ जावा के साथ 1995 में, जावा के साथ ऐसा क्या हुआ कि भाई वो और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, और पॉपुलैरिटी बढ़ गया उसका। ऐसा क्या हुआ होगा 1995 में? क्या हुआ? तुम लोग का तो जन्म नहीं हुआ, इसलिए अपना नाम मत जोड़ना। ठीक है, 1995 में ऐसा क्या हुआ था, हम क्लास 11 में थे उस समय, इसी स्कूल में, सेंट्रल रिजल्ट। हाँ, तो मैं इसी का पढ़ा हूँ, तो भी आर्मी का ही पढ़ा। 1996 बोलो क्या आया था 95 में? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये फिल्म आया। हाँ सच में आया था। क्या आया था? क्योंकि हम लोग भाग के देखे थे स्कूल पे, याद है इसलिए, इसलिए याद है। बोलो। बहुत सिंपल सा चीज है, ध्यान दो, जिसको आज आप हर कदम कदम पे यूज करते हो, वो चीज आएगा। उसके बिना आपका लाइफ नहीं चलता। नहीं, गूगल तो 98 में, उसी से मिलता जुलता, सोचो। इंटरनेट, इंटरनेट का जन्म हुआ 1990। एक्चुअल में 1990 में जो इन्वेंटर थे, सर बर्नी ली जो थे, बर्नर्स ली, उन्होंने इंटरनेट का आविष्कार कर दिया। टिम बर्नर ली, उन्होंने इंटरनेट को 1990 में आविष्कार किया। 95 तक आके एकदम प्रचलित हो गया, विस्फोट हो गया इंटरनेट। इंडिया में भी 95 में घुस गया। हाँ, ये सब इंटरनेट का जमाना नहीं था। 95 में इंटरनेट लॉन्च हुआ। सुनो, इंटरनेट 1995 में लॉन्च हुआ। अब बताओ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कैसे होगा जावा के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज कैसे होगा इंटरनेट ऑपरेट करने जावा लगता है।
सोचो जावा किस लिए बनाया गया वो पहले सोचो। ओक से बनाया गया था ना, ओक किस लिए बनाया गया? ताकि कैसा लैंग्वेज, कैसा प्रोग्राम? ताकि सर इंटरनेट से चलने वाले प्रोग्राम सर हर जगह चल जाए सर इसका। हाँ, क्योंकि जो प्रोग्राम जावा का क्या उद्देश्य था, जावा का उद्देश्य था ऐसा लैंग्वेज, ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म में बिना किसी मॉडिफिकेशन के चले। और आज इंटरनेट में सारा कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है, पूरे यूनिवर्स में या पूरे अर्थ में सारा कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है, और सबका क्या प्लेटफॉर्म एक जैसा है? नहीं है, लेकिन आपस में सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब जरूर एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो सभी कंप्यूटर में आराम से रन करे, और जावा उसलिए। और यही खूबी जावा के साथ एक और लैंग्वेज में है, यही सेम खूबी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जो है वो सेम खूबी जावा के साथ एक और लैंग्वेज में, पाइथन। पाइथन वाज आल्सो एट द सेम एरा, वो जावा के एकदम एक साथ एरा का है, एकदम सेम कंटेम्परेरी है, दोनों कंटेम्परेरी है जावा और पाइथन। लेकिन पाइथन पहले आया था, जावा से पहले आया था और वो बहुत पॉपुलर हुआ। और जावा पाइथन में इंडिपेंडेंस वाला, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का पहले से ही नॉलेज था। तो यही है हिस्ट्री पूरा, तो मैंने बता दिया लैंग्वेज का कहाँ कहाँ से डेवलप हुआ, कौन सा लैंग्वेज किस लिए काम है। सबसे नया वाला लेटेस्ट ये जावा है, और जावा के बाद भी लैंग्वेज आ रहा है बहुत सारा। अभी डाटा साइंस का बहुत सारा लैंग्वेज आया है, जैसे गो लैंग्वेज, आर लैंग्वेज, ये सब अभी का लेटेस्ट लैंग्वेज है। रूबी है, रूबी, रूबी ऑन रेल्स। फिर तुम्हारा पर्ल है, पर्ल, ये लैंग्वेजेस है, दिस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेजेस बहुत सारा है, उसमें कोई वो नहीं है। चलो, तुम जो पूछ रहे थे पाइथन बनाने वाला मर गया क्या, चलिए देखते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन आंसर जो वॉचेस का जो चलते हैं सर, वो कैसे बनता पहले देखते हैं सर डेनिस रिची को, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इनका नाम आपको, अच्छा सर लगा है मतलब क्या सर, ये सर टाइटल और कहाँ सुना, किसका नाम के साथ? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। क्यों? ये नाइटहुड का वो है, उपाधि है ना, ब्रिटिश सर उपाधि नाइटहुड तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। ब्रिटिश उपाधि, ब्रिटिश उपाधि है। ब्रिटिश में, ब्रिटेन में सबसे उच्च वर्ग, हाईएस्ट जो सम्मान है, जैसे सिविलियन अवार्ड यहाँ भारत रत्न है, उस तरह वहाँ पे सर लगाया जाता है नाम के साथ। वो सर नहीं जो तुम लोग बोलते फिरते हो स्कूल में, वो सर नहीं। ठीक है, सर का मतलब वहाँ उपाधि है, हर आदमी के नाम के साथ नहीं लगाया जाता है ना। टैगोर को भी मिला था बट ही रिफ्यूज्ड। सो एक्चुअली में आइजैक न्यूटन वाज द पर्सन, बिकॉज वो अपने क्षेत्र में बहुत बहुत उत्तीर्ण काम किया। तो इन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, सी लैंग्वेज के बदौलत बहुत सारा चीज आगे डेवलप हुई। तो सर डेनिस, है? एक बार फिर से बोलिए। क्या चीज? सर यही है, सर डेनिस, है ना। तो जिंदा नहीं है सर डेनिस रिची का अभी अभी हुआ है, कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले हुआ, कुछ दिन पहले, 2011 2011। तो हम जिंदा थे। पाइथन का आविष्कार खोपड़ी का साइज देखो, ये साइज, जितने भी महान आदमी उनका उनका ये साइज देखते हैं, जो ये रेशियो जो होता है ना, तो ललाट का रेशियो और ये रेशियो अलग। जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन है इसको, ये बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं इंटेलिजेंस तो अलग अलग टाइप का होता है ना, आपने पढ़ा था ना, इंटेलिजेंस और ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी हो सकता है आदमी। अब रविन्द्रनाथ टैगोर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ना। अब आ जाते हैं जरा उसके, वो जो कि जिन्होंने पाइथन को बनाया, तुम जो बोल रहे थे, है ना, क्या नाम था? गाइडो वैन रोसो, याद रखो। गाइड लिखा है कहीं? डच प्रोग्रामर है, डच प्रोग्रामर। चलो, ये आप लोगों को कुछ बताना चाह रहे हैं, देखते हैं। आप लोग पाइथन सीखने जा रहे हो ना, तो इनका कुछ बोलना है आपको, सुनिए।
क्यों चुप? सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। I'm Guido van Rossum. I created the Python language. I've worked on Python for 25 years, and I've worked with a large group of others, of course, in the Python community. I'm very excited to see you all in this class, and I'm very proud that you're using my language to learn. Python is just the first step you are setting on the path to programming. There are many exciting things to learn in programming. Many that you can learn using Python, many that you can learn using other things, and you won't be alone. There will be millions of people who have done before you or who are learning Python at the same time as you, and you can help each other and you can learn together. So that was Guido van Rossum. He invented Python. ओके, अब पाइथन को करने से पहले आप लोगों को इंस्टॉलेशन मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आप इंस्टॉल करोगे। हाउ डू यू इंस्टॉल? सर कर दीजिए। कहाँ से मिलेगा पाइथन? सर ऑनलाइन कर दीजिए। पाइथन लिखना है। पाइथन एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है, याद रखना। इसलिए इसका अपना एक वेबसाइट है python.org। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या? इंस्टॉलिंग पाइथन। इसका भी एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन नहीं। सर एक चीज पूछना था, जो ये वॉच में जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सर, वो किस लैंग्वेज में बना है? ऑब्जेक्टिव सी बताया तो ऑब्जेक्टिव सी है और तुम्हारा C++ है। C++ सर है। हम लोग चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोड, अगर वो ओपन सोर्स है तो वॉच पे डिपेंड करना चाहिए वो कैसे बना है। ओपन सोर्स है तो एपीआई मिलता है। देखो सुनो, बहुत सारा चीज है, आपको जरूरी नहीं है प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़े। कई बार प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो अपना एपीआई दे के रखते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। उनका यूज करके आप वॉच फेसेस बना सकते हैं। एपीआई, अगर आप अपने वॉच का एपीआई समझ लोगे तो आप बना पाओगे। अरे वैसे नहीं। अच्छा यहाँ देखो, पहले टेक्स्ट नहीं डाल। सो इंस्टॉलिंग पाइथन। आपको जाना कहाँ पड़ेगा? स्टेप्स क्या है? गो टू एनी ब्राउज़र। के पास इंस्टॉल्ड है। हाँ, इसमें इंस्टॉल्ड है। और आपको उसके लिए कंप्यूटर नहीं चाहिए, याद रखना। यू डिड नॉट नीड कंप्यूटर। आप मोबाइल में भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा उसका क्या तरीका है। ओपन, मैं अभी इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ। जिनके पास कंप्यूटर है वो कैसे करेंगे, वो उनके लिए बता रहे हैं। अभी मैं आ रहा हूँ सब, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जस्ट यहाँ देखो। क्या बोलो? हाँ, जो डेस्कटॉप और लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करोगे बता रहा हूँ। ओपन ब्राउजर। हाँ, चल जाएगा। टाइप python.org। ठीक है, गो टू डाउनलोड मेनू। डाउनलोड appropriate वर्जन। सर वर्जन क्या? बेसिकली 3.x 2. पाइथन 2 वर्जन में आता है, 2.x और 3.x। ये दोनों ही चल रहा है अभी। आपको 2.x नहीं डाउनलोड करना है, यू हैव टू डाउनलोड द वर्जन 3.x। x का मतलब x में कुछ भी आ सकता है, वो चेंज होता रहता है। 10, 11, 12 जैसा जैसा आएगा वैसा चेंज होगा। सब वर्जन आता रहेगा। 3.x डाउनलोड एप्रोप्रिएट थिंग्स ऑफ वर्जन कंपैटिबल विद, यहाँ देखो, कंपैटिबल विथ योर ओएस। आपके ओएस के साथ जो कंपैटिबल हो। फॉर एग्जांपल विंडोज 7 अगर है किसी के मशीन में, पुराना विंडो है, देन आपको 3.2 वर्जन इंस्टॉल करना है।
3.2 से लेके 3.4 तक आप इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास विंडो 8 या विंडो लेटर है, विंडो 8 है, तो फिर आप 3.7 इंस्टॉल कर सकते हो एंड ऑनवर्ड्स। सर मैंने 3.7.2 किया है ना लैपटॉप। और अगर आपका विंडोज 11 है तो आप लेटेस्ट वाला कुछ भी कर सकते हो। सर 10 में भी हो। हाँ, विंडोज 10 है तो भी आप 3.7 ऑनवर्ड्स कर सकते हो। सर लेटेस्ट भी चलता है। अरे ये सब मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, ओके। मैं ग्रुप पे शेयर लेटेस्ट वाला कर लिया। हाँ हाँ सर कंप्यूटर में लेटेस्ट वाला कर लिया अच्छा, यहाँ देखो देखो यहाँ देखो देखो। उसके बाद क्या है, जब डाउनलोड हो जाएगा, आफ्टर डाउनलोड जब डाउनलोड हो जाएगा, ये मशीन है तुम्हारे पास कंप्यूटर, आज करके मेरे को खबर देना तुम्हारा इंस्टॉल हुआ है कि सर इसको बता दिया। आफ्टर डाउनलोडिंग इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। यहाँ देखो भाई, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मिस हो जाएगा, सुनो। आफ्टर डाउनलोडिंग इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, मेक श्योर, मतलब ये एक्सिट में इंस्टॉल कर। हाँ, मेक श्योर you have chosen path ऑप्शन। एक शुरू में विंडो में ही एक पाथ, सेट पाथ ऑप्शन आएगा। सेट पाथ ऑप्शन क्या करेगा, सेटअप जो है आपका पाइथन का जो exe है उसको एक पाथ दे देगा और आपके कंप्यूटर को याद करवा देगा वो पाथ, पाइथन कहाँ पर है। दैट सेट पाथ ऑप्शन शुड बी देयर। सर वो तो सर डिफॉल्ट में रखना चाहिए। हाँ, तो ये आपको चूज करना है, वो अनचेक रहता है, चेक करके तब इंस्टॉल करना है, ये तो गड़बड़ होगा, आगे गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद क्या है, अब जब आफ्टर इंस्टॉलेशन go to start and start menu and type IDLE का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये टाइप करो और खोल दो, तो फिर ये मिलेगा आपको, you will find something like this। नहीं, नोटपैड नहीं, आइडल है और आपका ये प्रॉम्प्ट है, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट। इसको हम लोग पाइथन का प्रॉम्प्ट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड शेवरॉन। तो इसके बिना कोई भी कोड नहीं, मतलब प्रॉम्प्ट, पाइथन का प्रॉम्प्ट कहलाता है। आप जो भी कोड लिखोगे वो यहाँ लिखो, फिर जैसे एंटर मारोगे यहाँ पे नेक्स्ट शेवरॉन आ जाएगा। देखते हैं करके, ये रहा प्रिंट। तो आपने जो कोड्स में रखा वो स्ट्रिंग कहलाता है, उसको जैसे ही आपने प्रिंट के अंदर पास किया वो आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। अब तुम ये मत सोच बोलना कि ये क्या है ये क्या नहीं है, सब बताएंगे, एवरीथिंग विल कम, ओके, एक एक करके आएगा। उसके बाद आप ये लिख सकते हो, ए का वैल्यू आपने दिया 67, बी का वैल्यू आपने दिया 56 और फिर आपने लिखा प्रिंट और अंदर डाला ए प्लस बी, क्या आएगा आउटपुट? तो तुमको सम करेंगे। आ गया ना 123। ठीक है, तो वो अपने आप ऐड कर लिया, ऐड करके कर दिया। सर अगर a प्लस की जगह a भी लिखते हैं तो सर मल्टीप्लाई हो जाता ए इंटू बी लिखना, ए इंटू इंटू मतलब वो स्टार इंटू का सिंबल स्टार, इंटू का सिंबल स्टार होता है। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज व्हाट वी हैव। नेक्स्ट,
सर जावा प्रोग्राम चलाने के लिए हमको जावा इंस्टॉल करना पड़ता है। अब आप जुपिटर प्लेटफॉर्म का भी यूज करके रन कर सकते हो उसको। सर 1 बजे छुट्टी होगी। सिरी के मोबाइल पे है। हाँ, ये मोबाइल के लिए, जिनके पास मोबाइल है वो लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, मोबाइल पे जो लोग चलाओगे जुपिटर इज ए प्लेटफॉर्म installed to run Python programs in a coordinated way, in a coordinated environment. देखो इसमें कैसे चलाओगे, you don't, अच्छा, you can install Jupyter, you can install Jupyter by downloading it separately. It's separately on the desktop, or it's pre-installed version. Its pre-installed version can be used directly. Can be used directly on the Google Colab platform. Google का एक प्लेटफॉर्म है Colab, उस प्लेटफॉर्म में जुपिटर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, आप उसको यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी मोबाइल है सबके पास, मैक्सिमम लोगों के पास है ना, बता रहा हूँ कैसे करना है। ओपन मोबाइल, इसका स्टेप्स क्या है देखो, मैं स्टेप्स बता दे रहा हूँ, घर में आप भी आप कर सकते हो। ओपन ब्राउजर इन द मोबाइल, कौन सा ब्राउजर, सर जो भी है। कौन सा ब्राउजर खोलोगे मोबाइल, क्रोम, क्रोम खोलोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप गूगल, नहीं ऐसे, इन द एड्रेस टाइप, ये रहा, टाइप colab.research.google, क्या भेजा है, क्लिक करो, हाँ क्लिक करो ना, ये ऑनलाइन भी है, ये सेशन चल रहा है ऑनलाइन, कोई ज्वाइन नहीं किया। कोई ज्वाइन नहीं किया, रिकॉर्ड भी चल रहा है। colab.research.google.com, ये टाइप करो, प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करो, आया, देखना ऐसा कुछ आएगा, ये देखो ये। अच्छा, उससे पहले आप एक काम करो, आप डेस्कटॉप मोड में नहीं खोले ना ब्राउजर को, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, डेस्कटॉप मोड में मत खोलो अभी, अगर आप मेरे जैसा देखना चाहते हो तो डेस्कटॉप मोड में खोलो, ठीक रहेगा। इंटरनेट है कि नहीं देखो, पहले तुम टाइप करो, ठीक से करो, टाइप नहीं किया सर ये वाला colab dot colab.research.google.com, सर ये वाला अपने जीमेल, हाँ अपने जीमेल अकाउंट से, स्कूल के अकाउंट से नहीं खुलेगा, स्कूल के अकाउंट से नहीं खुलेगा, अपने जीमेल अकाउंट से। ये रहा है, देखो ऐसा आएगा, ऐसा आ रहा होगा, देखो ऐसा आएगा, देखो हाँ ठीक है, जैसा आ रहा है ठीक है, कोई बात नहीं है, आप उसको बंद कर दो, डेस्कटॉप साइड कर दो उसको, 3 डॉट पे करके डेस्कटॉप, 3 डॉट पे ऊपर डेस्कटॉप साइड,
3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट खोल लो। बोला ये आया। अभी कुछ क्लिक मत करो ना, मेरे साथ चलो ना, मेरे आगे मत चल जाओ। अरे दे इधर आ, इधर आ। इधर दे कर दो। हाँ नीचे अब आ जाओ, स्क्रॉल करो, न्यू नोटबुक होगा, देखो नीचे न्यू नोटबुक, न्यू नोटबुक स्क्रॉल करो थोड़ा सा। आया नहीं आया? अगर वहां नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो। जिसका आ गया उसका न्यू नोटबुक में खोलोगे, नहीं तो एक काम करो, फाइल में जाकर बंद करो उसको, फाइल मेनू में जाओ, फाइल मेनू में जाकर न्यू नोटबुक मिल जाएगा। ऊपर यार 3 ठो वो होगा ना, देखो ना मेनू होगा। आया न्यू नोटबुक आया? हाँ आएगा, थोड़ा टाइम लेगा, आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर है वो। आ गया ना? आया? डेस्कटॉप साइट ओपन करो ना, क्योंकि काम है उसमें। इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, लेके आओ, लेके आओ, जल्दी लेके आओ, टाइम नहीं, जल्दी लेके आओ। एक तो इनके में शो नहीं कर रहा है। ठीक, डेस्कटॉप मोड ऑफ कर, बिना डेस्कटॉप मोड का मेरा फिर वहां पर क्या है यहाँ कहाँ पे अड़तीस तो तुम टैब खोल के रखे हो, क्यों खोल रहे भाई? 38 टैब बंद कर पहले। 38 टैब खोल के रखा, बंद करो। कैसे कटेगा? सारा टैब बंद करो। अरे क्लोज और टैब हाँ ये आया ना? अब यहाँ पे देखो, इसको बंद कर दो, इसको जरूरत नहीं है। यहाँ यहाँ की सर ऐसा आया सर क्या है ना, ये रहा। क्लिक करो। ऐसा नहीं है, नीचे में आया था न्यू नोट फिर ऐसा है। उसका क्लोज कर एक बार टेक्स्ट कर। ये फाइल में जाओ, फाइल में जाके न्यू नोट वो है, ऐसा चला गया तो फाइल में क्लिक करोगे, न्यू नोट फाइल क्वेश्चन है मत करो, उसको बंद करो। नीचे जाके भी आपको मिल जाएगा। अबे लाइट बंद करो, रीसेट हो जाएगा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अभी सब इसको बंद करो। अरे मैम ने बोला कि पहले का लेफ्ट करना। अब बोल रहे हैं कि ये मतलब तुम गलत चीज दिखा रहे ऐसे नहीं और उसका मैंने डिलीट कर दिया। अरे
क्लोज करने का बटन इधर कुछ ऐसे करो। ओरिएंटेशन लॉक करना। अरे ये खुला पागल है क्या? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आप ये वाला खोल दो कोई एक खोल दो अरे कोई एक खोलो आ जाएगा ये आ गया ना अब यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ से जाओ और अरे अपनी फाइल में जाओ अब आप हाँ रीसेंट में तो नहीं आ रहा है। मालूम है आपने न्यू नोटबुक बनाया होगा ना ये रहा क्लिक करो अच्छा ये न्यू नोटबुक बनाओ सब लोग यहाँ देखो यार बता ए व्हाट हैपेंड नहीं सीखना है तो देन आई विल क्लोज इट आउट न्यू नोटबुक आ जाए सुनो यहाँ देखो ये न्यू नोटबुक मारोगे तो ऐसा आ जाएगा अभी आप क्या करोगे यहाँ पे अपना नाम टाइप करोगे अपना नाम जैसे सपोज करो तुम अपना शेयर करना चाहते हो मेरे से तो आप अपना टाइप करोगे मान लो सुभाष नाम दिया ठीक है आप जो भी नाम अपना देना है वो दे देना देने के बाद आप यहाँ पे शेयर मेनू में जाकर शेयर कर सकते हो मेरे साथ ताकि आप जो लिखोगे मैं वहां से देख पाऊंगा कि आप क्या लिख रहे हो लाइव हाँ लाइव भी होता है आप क्या लिख रहे हो वो मेरे को यहाँ से नजर आएगा और आप मुझे एडिटर बना दोगे तो मैं उस पर चेंज भी कर सकता हूँ हम लोग दोनों उस पर कोड कर सकते हैं ठीक है सो दैट इज द कोलैब ये काम करता है एप्लीकेशन तो आप यहाँ पे अच्छा अब यहाँ पे लिखो कैसे वो जो कोड लिख रहे थे वो कोड रन कैसे करेगा ये रहा इस बॉक्स को कहते हैं हम लोग सेक्शन बॉक्स इस सेक्शन बॉक्स में टाइप करो कोड वो जो तुम जो टाइप कर रहे थे हाँ वन नहीं वन अपने आप आ रहा है फिर एंटर मारोगे तो 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा सेकंड लाइन में आ जाओगे इसको तो प्रिंट नहीं अभी आएगा ना रुको ना प्रिंट आएगा एंटर मारने तभी इसको लो लो अच्छा यहाँ देखो यहाँ देख लो पहले यहाँ देख लो समझ लो घर में कर लेना सुनो देखो अब इसको रन कैसे करोगे ये रहा ये जो रन मेनू है यहाँ पे प्ले मेनू है रन सेल ये सेल को रन करने इस सेल को रन करने के लिए क्लिक करो रन होगा थोड़ा टाइम लेगा पहली बार थोड़ा टाइम लेगा उसके बाद क्योंकि ये आपको क्या कर रहा है मालूम है गूगल के प्लेटफॉर्म में आपको एक नया प्रोसेसर एलोकेट कर रहा है रन टाइम क्लाउड आपको एलोकेट कर रहा है प्रोसेसर और रैम दोनों आपको एलोकेट कर रहा है ये आउटपुट आ गया उसी के नीचे आउटपुट आएगा जो आपने लिखा है उसका प्रिंट आउटपुट यहाँ है मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा सेकंड में यार वो नहीं बोल रहा कुछ भी लिखो रन होगा रन होने के बाद ऐसा आएगा अच्छा नया कोड अगर आपको लिखना है आपको न्यू नोटबुक बार बार बनाने की जरूरत नहीं है एक बार बनाओगे उसी नोटबुक को खोलोगे अगले बार कोड लिखने के लिए प्लस कोड जैसे ही मारोगे एक नया सेक्शन आ जाएगा इस तरह से आप अपना प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन कर सकते हो जो भी कोड लिखो हमेशा इस पे लिखो तो आपका क्या होगा प्रैक्टिकली आप सारा चीज एक ही जगह पर रहेगा और बाद में आप उसका प्रिंट आउट लगा सकते हो प्रैक्टिकल फाइल या फिर सपोज करो आपको लिखना नोट करना आसान रहेगा सारा चीज एक जगह पर रहेगा जैसे एक नया सेक्शन के लिए प्लस कोड मारे नया सेक्शन खुला आप यहाँ पे टाइप करके आप रन करो तो ये आइडल में काम नहीं करे आइडल नहीं है प्लेटफॉर्म अलग है आइडल अलग चीज है आइडल में कर रहे हो तो इसमें जरूरत नहीं इसको सर अगर हमको कुछ आपने कुछ कोड बनाया तो उसको सेव करके रखना है तो सेव कर सकते हैं हाँ ये रहा फाइल में जाके डाउनलोड सर यहाँ पे नहीं ओरिजिनल आइडल हाँ वो तो सेव वो तो होता ही है एरर आ रहा तुमने लिखा नहीं होगा तो वो हम लोग अगले दिन सीखेंगे अभी मैंने आज आपको मैंने सिखाया पाइथन का प्रोग्राम कहाँ रन करोगे वेयर यू विल रन चलो आज के लिए इतना ही रहे नेक्स्ट दिन देखेंगे हाँ वो स्पीड इंटरनेट स्पीड के ऊपर होगा सर आपने जो लिखा मैंने भी वही लिखा लेकिन मेरे में वो कैपिटल पी लिखा होगा देखो आगे तुमने सर जो 1 2 करके ऐसा नहीं है हेलो को स्पेस है
मैं अगले दिन सिंटेक्स सिखाऊंगा तो आपको सीख जाओगे सर क्या है। सर नेम एरर दिख रहा है। हाँ नहीं मेरा आ रहा है ना क्योंकि आपने उसको डबल कोट्स में बंद नहीं किया होगा। ठीक है ठीक है ऐसे नेट ऑफ कर दिया ना इसलिए मैंने अभी भी क्या मैंने नहीं ये रख है वो टाइम फिर देख सकते ये सर आ गया हैं अगला क्या यही है ठीक है तो आपसे पाइथन प्रोग्राम यहाँ लिख कर रन कर सकते हैं अगर नहीं है कंप्यूटर तो भी हो जाएगा कंप्यूटर नहीं है तो भी हो जाएगा जैसे कीबोर्ड खरीद के अटैच कर लेना वायरलेस कीबोर्ड जो होता है बस हो गया सर एक फटाफट टाइप हो मैं जो जैसे 1 2 करके है ना हमारे असली 1 2 करके आएगा यार लाइन लाइन में एंटर मारोगे तो आ जाएगा यहाँ पर चलो ठीक है ओके चलो सेकंड सैटरडे को हम लोग पाइथन का और ए सुनो नेक्स्ट है सेकंड सैटरडे को क्लास है पाइथन का रिमेनिंग अगले दिन हो सकता है मैं यहाँ पे भी एक कंप्यूटर लगा दूँ छोटा सा तो मैं अपना लैपटॉप